प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 द फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकारों का वर्णन। प्रिय छात्रों, इससे पहले वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों के प्रमुख बिंदु के बारे में चर्चा की थी और अधिकारों का घोषणा पत्र अध्ययन करने के बारे में विचार किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए अधिकारों का घोषणा पत्र। छात्रों, ऊपर दर्शाए गए उदाहरणों से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने के लिए महत्व का पता चलता है। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया है। सेकंड, प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। थर्ड, संविधान द्वारा प्रदान किए गए संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करता है। नेक्स्ट, नागरिकों के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठनों से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार के द्वारा सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही अर्थात न्यायपालिका अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकता है। इसलिए स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था और मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, 1928 में ही पंडित मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी जो अधिकारों का घोषणा पत्र अर्थात एक वारंटी कार्ड के समान है। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न हैं। जहाँ साधारण कानूनों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानून का सहारा लिया जाता है, वही मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्य अधिकारों का संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। संविधान में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित करने की आवश्यकता। यह कुछ बिंदुओं में दिया हुआ है।
फर्स्ट, नागरिकों के व्यक्तित्व विकास के लिए मौलिक अधिकारों का होना आवश्यक था, इसलिए मौलिक अधिकारों का संविधान में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों की संवैधानिक व्यवस्था संविधान के थर्ड पार्ट तीसरे भाग में आर्टिकल 12 से 35 तक अर्थात 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को 6 भागों में बांटकर वर्णन किया गया है। छात्रों, प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 थे, परंतु 1978 में 44वें संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से अलग कर दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, क्योंकि साम्राज्य की स्थापना के लिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अध्याय से निकालना आवश्यक था। हमारा नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति, अर्थात मौलिक अधिकार कहाँ कहाँ हमारे लिए लाभदायक हैं, इनका कैसा स्वरूप है, इनकी शक्तियाँ क्या हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकारों की फर्स्ट प्रवृत्ति है व्यापक और विस्तृत। मौलिक अधिकार बहुत व्यापक हैं, बहुत विस्तृत हैं, अर्थात बहुत सोच समझ करके इन अधिकारों को विस्तार पूर्वक अध्ययन करके सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करके इन्हें बनाया गया है, इसलिए हमारे मौलिक अधिकार व्यापक और विस्तृत हैं। सेकंड, सब नागरिकों के लिए। पॉइंट सेकंड, मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति सब नागरिकों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। थर्ड, यह असीमित नहीं है। फोर्थ, केंद्र व राज्यों की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। यदि कहीं केंद्र या राज्य किसी के विरुद्ध कोई ऐसी कार्रवाई कर देते हैं जो न्यायोचित नहीं है, तो हमारे मौलिक अधिकार उस केंद्रीय शक्ति और राज्य शक्तियों पर प्रतिबंध लगाकर उसका न्यायोचित प्रबंध कराते हैं। यह इसकी एक बहुत अच्छी प्रवृत्ति है। फिफ्थ, न्याय योग्य है। हमारा प्रत्येक मौलिक अधिकार न्याय योग्य है, सर्वमान्य है, और पहले आपने पढ़ा था इसमें कि ये बहुत रिजिड भी नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबल भी नहीं है, ना कठोर है ना सख्त है। इसलिए कुछ अधिकार निलंबित भी किए जा सकते हैं। सेवंत, नकारात्मक तथा सकारात्मक। जब कोई न्याय किसी के पक्ष में काम करता है तो सकारात्मक होता है, और किसी के पक्ष में काम न करके दूसरा कार्य करता है तो उसको नकारात्मक लगता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रवृत्ति है, और निलंबित किए जा सकते हैं, अर्थात ये परिवर्तनशील हैं, जो बहुत आवश्यक हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। एट्थ, कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए भी हैं, केवल भारतीयों के लिए ही नहीं है, विदेशों के लिए भी हैं। जैसे यदि कोई किसी
ऐसे वीज़े के लिए आता है और वो यहीं रह जाता है तो उसको दंड भी मिलता है। किसी के साथ कोई ऐसे ही घटना हो जाती है तो उसको पूर्ण न्याय मिलता है। हमारे संविधान में, हमारे मौलिक अधिकारों में विदेशियों के लिए भी न्यायोचित प्रबंध है और इसकी महत्वपूर्ण जो प्रवृत्ति है कि संशोधन योग्य है। जैसे आपने पढ़ा है कि संपत्ति के अधिकार को अलग कर दिया गया क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति है। इससे आगे हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। कल की वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, उनका स्वरूप कैसा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।